वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए EVS के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से मैं आपको हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि आपकी होमवर्क की और एग्ज़ाम की तैयारी भी हैंड टू हैंड पूरी हो सके। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने अपने साथी को। यानी कि ये जो चैप्टर है आपको अलग अलग तरीके के जानवरों के बारे में ये बताएगा कि जानवरों के सेंस ऑर्गन किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि चींटियाँ अपने साथी चींटियों को किस तरीके से पहचानती हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे पूरा ही चैप्टर और सभी जानवरों के सेंस ऑर्गन के बारे में आपको अच्छे से पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। यहाँ पर बच्चों 2 पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर के अंदर कहा गया है कि आप खेल के मैदान में कुछ खा रहे हैं, तो अचानक से एक चील नीचे आई और आपकी रोटी ले गई। क्या बच्चों आपके साथ ऐसा हुआ है। तो देखो, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल हुआ है। जब मैं कॉलेज में थी तो ग्राउंड में बैठकर हम लंच टाइम था, लंच कर रहे थे, तो अचानक से एक चील आई और प्लेट के अंदर से पलक झपकते ही पकोड़ा उठा के ले गई थी, ब्रेड पकोड़ा। बिल्कुल भी पता नहीं चला था, इतनी अचानक से और इतनी स्पीड में आई थी। अगर आपके साथ हुआ है ऐसा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि कब कब हुआ था आपके साथ ऐसा। अब देखो सेकंड पॉइंट में है, आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से आहिस्ता से गुजरे और फौरन उसके कान खड़े हो गए। तो कभी आपने गौर किया होगा कि गली वगैरह में या किसी के पास पालतू कुत्ता हो तो कि अगर आप किसी सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरते हो तो उसके कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। यानी कि इस वक्त सोते में भी उसका सेंस ऑर्गन काम करता है, वो महसूस कर लेता है कि उसके आसपास कोई आहट हुई है। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपने ज़मीन पर कभी कोई मीठी चीज़ गिराई और चंद ही लम्हों में बहुत सारी चींटियाँ उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास जमा हो गई हों। तो सभी बच्चों ने गौर किया होगा कि अगर कभी भी ज़मीन पर कोई मीठी चीज़ गिर जाती है तो फ़ौरन ही चींटियाँ उसके आसपास आ जाती हैं मीठी चीज़ को खाने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको सोचकर बताना है। तो देखो, जानवर भी मुख्तलिफ किस्म के हवास रखते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन रखते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, है ना, सूंघ भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। कुछ जानवर अपने शिकारों को मीलों दूर से ही देख सकते हैं, यानी कि उनकी देखने की जो क्षमता होती है इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे कि चील और गिद्ध वगैरह के उड़ने वाले परिंदों की, कि वो मीलों दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। बहुत से जानवर निहायत हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं, जैसे कि अभी कुत्ते का एग्जाम्पल ऊपर दिया गया था। कुछ जानवर अपने साथियों को उनकी बू यानी कि उनके स्मेल से भी पहचान लेते हैं। जानवरों की दुनिया उनके तेज हवाइज की हैरत अंगेज मिसालों से भरी है, यानी कि हर जानवर की जो सेंस ऑर्गन होता है वो दूसरे जानवर से अलग होता है। जैसे कि इंसानों के अंदर जो काबिलियत होती है वो हर इंसान से अलग अलग होती है, हर इंसान की। ऐसे ही बच्चों जानवरों का है कि उनके जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं दूसरे जानवरों के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने हर जानवर को एक ख़ास खासियत दी है। जैसे कि चील है ना, कितनी ज़्यादा फास्ट आसमान में उड़ती है। चींटियाँ एक दूसरे को किस तरीके से अपनी स्मेल की बिना पर पहचान लेती हैं, वगैरह वगैरह। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 2 पर। तो यहाँ लिखा है कि एक चींटी ने अपने साथी को किस तरीके से यानी कि कैसे पहचाना। तो एक चींटी जमीन पर चली जा रही थी। उसने सामने से दूसरे ग्रुप की चींटियों को आते हुए देखा। वो फौरन अपने बिल की तरफ वापस आ गई। बिल के बाहर पहरा देने वाली चींटियों ने उसे पहचान लिया और बिल में दाखिल होने दिया। देखो बच्चों, जिस तरीके से हमारे ग्रुप्स होते हैं, है ना, हम जैसे स्कूल में क्लास में इंसानों के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, टीम्स होती हैं, ऐसे ही चींटियों के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। और इनके अंदर इतना सेंस होता है कि ये अपने ग्रुप की पहचान बिल्कुल सही तरीके से कर सकें। जैसे कि एक चींटी ने जब दूसरे ग्रुप की चींटियों को देखा तो वो फौरन अपने घर में यानी कि अपने बिल के अंदर चली गई और घर के बाहर जो पहरेदार चींटी थी उसने अपनी वाली चींटी को पहचान लिया और उसे इजीली घर के अंदर जाने दिया, तो बिल में दाखिल होने दिया। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि चींटी ने कैसे जाना कि दूसरी चींटियां उसके ग्रुप की नहीं हैं।
तो इंसानों की तरह सभी परिंद और चरिंद, चरिंद यानी कि चरने वाले जानवर, परिंद यानी कि उड़ने वाले जानवर, तो सभी चरिंद परिंद में देखने, सूंघने और सुनने की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। इसी कुव्वत यानी कि इसी ताकत की वजह से चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरे उसके ग्रुप की नहीं है। समझ में आया? सामने वाली चींटी उसके ग्रुप की नहीं है। अब सेकंड है, पहरा देने वाली चींटी ने उस चींटी को कैसे पहचाना? तो उसने सूंघकर पहचाना कि ये उसके ग्रुप की चींटी है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर और हैं। चीनी के कुछ दाने, गुड़िया कोई दूसरी मीठी चीज जमीन पर गिराएं और वहां पर चींटियां आने का इंतजार करें। तो देखो, कुछ दाने जमीन पर गिराकर आपको चींटियों के आने का इंतजार करना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं। सवाल है कि चींटियों को वहां आने में कितना वक्त लगा? तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगा। क्या एक चींटी पहले आई या बहुत सी चींटियां एक साथ आ गईं? पहले एक चींटी आई, बाद में बहुत सी चींटियां आईं। चींटियों ने मीठी चीज का क्या किया? उन्होंने मीठी चीज के दानों को अपने मुंह में रखकर अपने बिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो वहां कहाँ से आ गई? यानी कि चींटियां वहां पर कहाँ से आई? तो चींटियां वहां से अपने बिल में, वो वहां कहाँ से आई? तो चींटियां वहां अपने बिल से आई। क्या वो एक कतार यानी कि लाइन में थी? हाँ, एक कतार में थी। आपने देखा होगा चींटियों को चलते हुए, एक के पीछे एक लाइन के अंदर ही होती हैं, ग्रुप के अंदर वो। अब आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर क्वेश्चन है, अब गौर कीजिए कि चींटियां किस तरह आगे बढ़ती हैं। तो वो एक दूसरे का पीछा करती हुई आगे बढ़ती हैं। बहुत साल पहले एक साइंसदान यानी कि साइंटिस्ट ने इस तरह के बहुत से तजुर्बे किए। उसने ये दरियाफ्त किया यानी कि उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जब चींटियां चलती हैं तब वो ज़मीन पर बू छोड़ती हैं और दीगर यानी कि दूसरी चींटियां इस बू यानी कि इस स्मेल के मुताबिक रास्ता तय करती हैं, यानी कि एक दूसरे की स्मेल को सूंघती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब चींटियों का रास्ता रोक दिया जाए तो उनकी कतार क्यों टूट जाती है? तो क्यों टूट जाती है? क्योंकि बीच में कोई चीज़ रुकावट बनकर आ सकती है। पेंसिल से कतार का रास्ता रोकने पर चींटियां पेंसिल के ऊपर चढ़ के दोबारा अपनी कतार में मिल जाएंगी। क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हैं? ज़रा सोचिए, उन्होंने कैसे जाना कि आप यहाँ हैं? तो मच्छर इंसान के बदन की बू से उनको तलाश कर लेते हैं। समझ में आया कि मच्छर आपको कैसे फाइंड करते हैं? वो आपके बदन की बू से पहचान लेते हैं कि इस जगह पर इंसान है। मच्छर आपके बदन की बू से आपको तलाश कर लेते हैं। वो आपके पैरों के तलवों और बदन की गर्मी से भी आपको तलाश कर लेते हैं, यानी कि जिस्म की गर्मी से। अब देखो आगे है, क्या आपने एक कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? क्या आप बता सकते हैं कि कुत्ता क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है? तो देखो, कुत्ते सड़क पर अपने इलाके की निशानदेही कर लेते हैं, यानी कि अपने अपने इलाकों के निशानात बना लेते हैं कि इतने से लेकर इतनी जगह हमारे अंडर आएगी। अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में दाखिल हो जाता है तो वो उसके पेशाब और पखाने की बू से पहचान लेते हैं कि हमारे इलाके में कोई और कुत्ता दाखिल हुआ है। देखो, जिस तरीके से कुत्ता यहाँ पर पेड़ के पास कुछ पड़ा हुआ है उसे सूंघ रहा है, तो कुत्ते सूंघकर यही पहचानने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई बाहर का कुत्ता हमारे इलाके में तो नहीं आ गया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इंसान कुत्तों के सूंघने की हिस्स को
किस तरह इस्तेमाल करता है, यानी कि कुत्ते सूंघ कर बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल इंसान भी करते हैं अपने बहुत से कामों के अंदर, जैसे कि चोरी डकैती की वारदात और बम को सूंघने में इंसान कुत्तों का इस्तेमाल करता है। अगला सवाल है कि आपने कब अपने सूंघने की हिस्स का आपने कब अपने सूंघने की हिस्स को फ़ायदेमंद यानी कि मुफीद पाया है? कुछ मिसालें दीजिए। तो सूंघने से हमें खाने के ख़राब होने, किसी चीज़ के जलने का पता चलता है और अच्छी खुशबू दिल को मुअत्तर यानी कि खुश करती है। इसी तरीके से किन जानवरों को आप बिना देखे उनकी बू से पहचान सकते हैं? तो हम पालतू जानवरों को उनकी बू से आसानी से पहचान सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस वगैरह को हम आसानी से पहचान सकते हैं उनकी बू की बिना पर। आगे है, ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनकी बू आपको पसंद है और जिनकी बू आपको पसंद नहीं है। तो देखो हमें कौन कौन सी 5 चीज़ों की बू पसंद है, स्मेल पसंद है। फूलों की, फलों की, इत्र की और खाने की। और सड़ी गली चीज़ें, सड़ा गला, फुजला, कचड़े की बदबू और जली की बदबू हमें पसंद नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या आप और आपके दोस्तों का जवाब एक जैसा है यानी कि यकसा है? तो हाँ, मेरा और उनका जवाब यकसा है। यकसा यानी कि एक जैसा है। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्या आप अपने ख़ानदान के अफराद के कपड़ों की बू से पहचान सकते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? अपने घर के 2 अफराद के कपड़ों की पहचान कीजिए। तो बिल्कुल हाँ, मैंने अपने वालिद और भाई के कपड़े सूंघ कर बताए क्योंकि दोनों में से अलग किस्म की बू आ रही थी। आगे है, ऐसा क्यों? आज रजनी को एक ज़रूरी काम से बाहर जाना था। वो अपने 6 साल के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ आई। सुशीला के पास भी इसी उम्र का एक बच्चा था। इत्तेफाक की बात है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पखाना कर दिया। उसने अपनी बेटी का पखाना तो खुशी के साथ साफ कर दिया, लेकिन जब वो अपनी बहन के बेटे दीपक का पखाना साफ कर रही थी, तब उसने अपनी नाक कपड़े से ढक ली। समझ में आया कि अपनी बेटी का पखाना साफ करते वक्त उसने अपनी नाक को नहीं ढका था, मगर जब उसने दूसरे के बच्चे का पखाना साफ करा तो उसने अपनी नाक को कपड़े से ढक लिया। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि सुशीला ने दीपक का पखाना साफ करते हुए अपनी नाक ढक ली, लेकिन अपनी बेटी का पखाना साफ करते वक्त उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके ख्याल में उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो देखो, हम किसी भी गंदगी से उस वक्त ज़्यादा परेशान होते हैं जब उसे हमारा दिल गंदगी मानता है। यही वजह है कि सुशीला ने दीपक का पखाना उठाते वक्त गंदगी महसूस की, जबकि अपनी बेटी को साफ करते वक्त उसने नाक नहीं ढकी। समझ में आया? यहाँ पर अपनी के बाद आप बेटी भी लिख देंगे। अब देखो अगला सवाल है कि क्या बू सबके लिए अच्छी या बुरी होती है, या इस बात पर मुनहसिर करती है कि कोई उसके बारे में क्या महसूस करता है? तो बिल्कुल ठीक बात है कि हर इंसान को हर बू का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। किसी को कुछ चीज़ों की खुशबू अच्छी भी लग सकती है और किसी को बुरी भी लग सकती है। तो बू सभी के लिए एक जैसी होती है। उसका अच्छा होना या बुरा होना हमारी सोच पर है कि हम क्या महसूस करते हैं। अब अगला सवाल है कि जब आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो क्या महसूस करते हो? उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पूरा दिन इस कूड़े से चीज़ें तलाश करते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो बदबू की वजह से अपनी नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कूड़े के ढेर से कूड़ा चुनते हैं उन्हें बदबू महसूस नहीं होती, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके होते हैं, यानी कि उन्हें उस बदबू में रहने की उनके दिमाग को आदत हो चुकी होती है और उनको उस कूड़े के ढेर से बदबू महसूस नहीं होती है। अब बच्चों अगला सवाल है कि
क्या बू सबके लिए अच्छी या बुरी होती है, या ये इस बात पर मुनहसर यानी कि डिपेंड करती है कि इसके बारे में हम क्या महसूस करते हैं। तो आंसर होगा कि बू सभी के लिए एक जैसी होती है। इसका अच्छा होना या बुरा होना हमारी सोच पर है कि हम कैसा महसूस करते हैं, यानी कि सभी लोगों को, जैसे कि किसी को धनिए की खुशबू अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, मगर होती वो एक सी ही स्मेल है। डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हमें कौन सी बू अच्छी लगती है और कौन सी बू बुरी लगती है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6 पर। क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसे परिंदे का नाम लिखिए जिसकी आंखें इंसानों की तरह सामने की तरफ होती हैं। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं इंसानों की तरह? तो आंसर लिखेंगे कि उल्लू ऐसा परिंदा है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। अगला सवाल है कि कुछ ऐसे परिंदों के नाम लिखिए जिनकी आंखें उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। उनकी आंखों की बनावट उनके सर के मुकाबले के अंदर कैसी होती है? समझ में आया कि ऐसे परिंदे का नाम लिखना है जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं, जैसे कि चिड़िया वगैरह। तो आंसर में लिखेंगे कि कबूतर, फाख्ता, तोता, मैना, चिड़िया, मोर वगैरह की आंखें सर के दोनों जानिब होती हैं। आपने कुछ परिंदों को अपनी गर्दन बार बार हिलाते हुए जरूर देखा होगा। ज्यादातर परिंदों की आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं, जैसे कि चिड़िया, तोते, कबूतर की। ऐसे परिंदे एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों पर अपनी नजरों को मरकूज यानी कि केंद्रित कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। समझ में आए कि जिन परिंदों की आंखें सर के मतलब दोनों तरफ होती हैं, बीच में है ना, जैसे चिड़िया होती है, तो इनकी आंखें ना एक ही वक्त में दो चीजों पर फोकस कर सकती हैं। जब वो सामने या आगे की तरफ देखते हैं तो उस वक्त उनकी नजर एक ही चीज पर मरकूज रहती है। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर परिंदों की आंखें अपनी जगह पर कायम होती हैं, जो घूम नहीं सकती। इसलिए परिंदों को आसपास की चीजें देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार घुमाना पड़ता है, यानी कि अपनी गर्दन बार बार घुमा घुमा कर वो चीज़ों को देखते हैं। उनकी आंखें सिर्फ एक जगह पर मरकूज होती हैं, आंखें इधर उधर नहीं घूमती हैं। इधर उधर देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन भी घुमानी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल हैं, आप भी अलग अलग तरह से देखिए। अपनी दाईं आंख को बंद कीजिए या इसको अपने हाथ से ढक लीजिए और अपने दोस्त से कहिए कि वो आपकी दाईं जानिब खड़ा हो जाए और उससे कहिए कि कुछ हरकत करे। दाएं यानी कि बच्चों राइट हैंड साइड, हमेशा याद रखना कि दाएं यानी कि डी से राइट हैंड साइड, है ना। तो क्या आप अपने दोस्त की हरकत को अपनी गर्दन घुमाए बगैर देख सकते हैं? यानी कि आपको एक आंख से देखना है ना, और एक आंख को बंद रखना है। तो पहला सवाल है कि क्या आप अपने दोस्त की हरकत को अपनी गर्दन बिना घुमाए देख सकते हैं सिर्फ एक आंख से? तो आंसर होगा नहीं, बगैर गर्दन घुमाए अपने दोस्त की हरकत को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, अब अपने दोस्त की हरकत को अपनी दोनों आंखों से गर्दन घुमाए बगैर देखो। अब देखो, पहले हमें एक आंख से देखना था, अब हमें दोनों आंखों से बगैर गर्दन घुमाए अपने दोस्त को देखना है। तो इसका आंसर होगा कि एक आंख के मुकाबले दोनों आंखों से देखने में देखने का जो दायरा है यानी कि विजन है बढ़ जाता है, यानी कि दोनों आंखों से ज्यादा बेहतर देखा जा सकता है। अगला सवाल है कि एक आंख से और दोनों आंखों से देखने में क्या फर्क महसूस हुआ? देखो यहाँ पर है, ये रहा सवाल। एक आंख से और दोनों आंखों से देखने में क्या फर्क महसूस हुआ? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यानी कि सेकंड वाले का रह गया है कि अब अपने दोस्त की हरकत को अपनी दोनों आंखों से गर्दन घुमाए बगैर देखो। तो दोनों आंखों से देखने पर भी हम अपने दोस्त की हरकत को नहीं देख सकते जब तक कि हम गर्दन ना घुमाएं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड सेकंड वाले का आंसर लिख लेना, मैं पढ़ना भूल गई थी। आगे है, अब एक गेंद या सिक्के को उछाल कर पकड़िए। ऐसी कोशिश
एक बार तरतीब कीजिए। जब आपकी दोनों आंखें खुली हों और फिर एक आंख बंद करके पकड़ने की कोशिश कीजिए। किस हालत में पकड़ना आसान था? समझ में आया कि अब एक या गेंद या एक सिक्का लो, उसको उछाल कर पकड़ो। इसको बार बार उछाल कर पकड़ने की आप कोशिश करो। पहले दोनों आंखों से देखकर उछाल कर पकड़ने की कोशिश करो और फिर एक आंख से देखकर सिर्फ एक आंख का सहारा लेते हुए एक आंख को बंद कर कर उछाल कर पकड़ने की कोशिश करो। तो कौन सी कंडीशन के अंदर बॉल को पकड़ना या सिक्के को पकड़ना आपके लिए आसान था? तो आंसर लिखेंगे कि गेंद या सिक्के को उछाल कर पकड़ना दोनों आंखें खोलकर रखने की हालत में ज़्यादा आसान होगा, यानी कि दोनों आंखों से बॉल या सिक्के को उछाल कर पकड़ना आसान होगा। अगला सवाल है, सोचिए अगर परिंदों की तरह आपकी आंखें कानों की जगह होती तो कैसा होता? यानी कि जिस जगह पर हमारे कान है, आंखें इस जगह पर होती तो कैसा होता? आप उस वक्त कौन कौन से काम कर पाते जो आप अब नहीं कर पाते हैं? आंसर होगा, अगर परिंदों की तरह हमारी आंखें होती तो हम अपने दाएं और बाएं भी एक ही वक्त में देख सकते। आगे लिखा है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे परिंदे हमसे 4 गुना दूरी से चीज़ों को ज़्यादा देख सकते हैं, यानी कि हमसे ज़्यादा तेज़ उनकी निगाह होती है। वो हमसे भी ज़्यादा दूर की चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर के फासले से नज़र आती हैं, वही चीज़ें ये परिंदे 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं, यानी कि जिस चीज़ को हम 2 मीटर के फासले से देख सकते हैं, वही ये इस चीज़ को 8 मीटर की दूरी से भी आसानी से देख लेते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चील कितने फासले से ज़मीन पर पड़ी रोटी को देख सकती है? तो आंसर लिखेंगे कि चील की देखने की क़ुव्वत यानी कि ताकत बहुत तेज़ होती है। वो 1.5 मील के फासले से भी रोटी को देख सकती है। आगे है, क्या जानवर रंग देख सकते हैं? जानवर इतने रंग नहीं देख सकते जितने ज़्यादा रंगों की वैरायटी हम देख सकते हैं। देखिए इन जानवरों को ये तस्वीरें कैसी कैसी दिखाई देती हैं। देखिए सभी जानवरों को अलग अलग तरीके से रंग नज़र आते हैं। समझ में आया कि सभी जानवरों को अलग अलग तरीके के रंग नज़र आते हैं। जितनी रंगों की वैरायटीज़ हम देख सकते हैं, इतने जानवर नहीं देख सकते। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को ही देख सकते हैं, और जो जानवर रात में जाग सकते हैं वो चीज़ों को सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। समझ में आया कि जानवर सभी रंग नहीं देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं वो सिर्फ लिमिटेड कलर देख पाते हैं, और जो जानवर सिर्फ रात में जागते हैं तो वो सभी चीज़ों को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तेज कान। पेज नंबर 8 पर हैं हम। चौथी जमात में आपने पढ़ा कि हमें परिंदों के कान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उनके कान महज छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि परों से ढके होते हैं, है ना, जैसे चिड़िया वगैरह के कान हमें नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है कि 10 ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं? तो शेर, हाथी, भेड़, बकरी, गाय, हिरन, खरगोश, बंदर, घोड़ा और कुत्ता। अब अगला सवाल है कि कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, हाथी वगैरह, इन सभी के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। अगला सवाल है, पेज नंबर 8 पर हैं अभी भी हम। बताइए क्या जानवरों के कानों की जिसामत और सुनने की कुव्वत के दरमियान कोई रिश्ता होता है? समझ में आया कि कानों की बनावट का और सुनने का आपस के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो आंसर लिखेंगे कि जानवरों के कान की बनावट और सुनने की कुव्वत के दरमियान एक ताल्लुक होता है। बड़े कान वाले जानवर ज़्यादा आवाज़ को इकट्ठा करके ज़्यादा सफाई से सुन सकते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा बड़े कान होते हैं वो उतना ही आवाज़ को इकट्ठा करके ज़्यादा साफ सुन सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कोशिश कीजिए। इस सरगर्मी यानी कि इस एक्टिविटी के लिए आपको स्कूल में कोई बहुत शांत पुरसुकून जगह तलाश करनी है जहाँ पर बिल्कुल भी शोर ना हो। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे से थोड़ा फासले पर खड़ा होकर धीरे से कुछ कहेगा, बाकी बच्चे उसे गौर से सुनेंगे। अब वही बच्चा दोबारा उतनी ही धीमी आवाज से कुछ कहेगा। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुनेंगे। बताएं किस दफा आवाज ज्यादा सुनाई दी। इस तरीके से देखो, एक बच्चा है ना हल्के से कुछ बोलेगा, पहले आपको कानों पर हाथ नहीं रखने हैं, फिर दोबारा वो बच्चा कुछ बोलेगा। इस बार आपको अपने हाथ कानों के पीछे रखकर आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करनी है। तो देखिए, जिस दफ़ा हमने कानों पर क्या पूछा गया है कि बताइए कि किस दफ़ा ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। तो जिस दफ़ा हमने कानों पर अपने हाथ रखे थे उस दफ़ा हमें आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी थी। अगला सवाल है कि अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रखकर कुछ बोलिए। अब अपनी आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ, हाँ हम सुन सकते हैं, मगर थोड़ा हल्का सुन पाएंगे क्योंकि कान हमारे ढक जाएंगे। पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं बुक के। एक मेज़ के करीब बैठिए, अपने हाथ से मेज़ को एक बार थपथपाएं और गौर से सुनिए। अब अपना कान मेज़ पर रखिए जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। मेज़ को फिर एक मर्तबा फिर बजाओ जैसे पहले बजाया था। क्या दोनों आवाज़ों में आपको फ़र्क महसूस हुआ? तो बिल्कुल फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि जब हम कान मेज़ के ऊपर लगाकर सुनेंगे तो आवाज़ हमें ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी और साथ में हमें एक वाइब्रेशन भी महसूस होगी। सांप भी कुछ इसी तरह से सुन पाते हैं। समझ में आया कि सांप आवाज़ को कंपन के सहारे से सुनते हैं, यानी कि उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई देती। जैसे कि हम जब मेज़ पर बिना कान लगाए आवाज़ को सुन रहे थे, हम तब भी सुन पा रहे थे, मगर जो सांप हैं वो सिर्फ वाइब्रेशन से ही आवाज़ को महसूस कर पाते हैं। जैसा कि डेस्क पे सर रखने के बाद हमें आवाज़ की वाइब्रेशन भी महसूस हो रही है, ऐसी ही आवाज़ की वाइब्रेशन सांपों को महसूस होती है और वो यही इनका सुनने का ढंग होता है। आगे है आवाज़ें पैगाम भेजती हैं, यानी कि आवाज़ों से पैगाम भेजते हैं जानवर अपने। जैसे आपने बंदरों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखा होगा, कुत्तों को भौंकते हुए देखा होगा। ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर तेंदुए या चीते के खतरे से अपने साथियों को आगाह कर देता है। लंगूर इस काम को मखसूस यानी कि एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकाल कर करता है। वो अपने दोस्तों को बता देता है कि नीचे खतरा है। परिंदे भी एक ख़ास आवाज़ के ज़रिए खतरे से अपने दोस्तों को आगाह करते हैं। तब आवाज़ मुख्तलिफ हो जाती है ना। मिसाल के लिए अगर दुश्मन आगे खड़ा है तो आवाज़ें अलग हो जाती हैं। अगर दुश्मन ज़मीन पर चल रहा है तो तब आवाज़ अलग होती है। यानी कि जानवर ये भी बताते हैं कि दुश्मन कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। इसी तरीके से मछलियाँ खतरे का इशारा एक दूसरे को बरकी तरंगों के ज़रिए देती हैं, यानी कि पानी की लहरों के ज़रिए बरकी तरंगों के ज़रिए देती हैं कि यहाँ पर कोई ख़तरा है। देखो, तूफान या ज़लज़ला आने से पहले कुछ जानवर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवरों के बर्ताव में है ना वाकिफ होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है, यानी कि वो अलग बिहेव करने लगते हैं। इसी तरीके से दिसंबर 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी। तो सुनामी आने से पहले जानवरों के अजीबोगरीब हरकतों से अंडमान के एक मखसूस आदमी वासी कपले ने खतरे को महसूस कर लिया था। उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया था। इस तरह वो कबाइली बाशिंदे सुनामी के कहर से महफूज हो गए थे, यानी कि उस आदमी ने फील कर लिया था कि सुनामी आने वाली है। अब देखो, डॉल्फिन भी एक दूसरे को पैगाम देने के लिए मुख्तलिफ तरीके की आवाज़ें निकालती है। साइंसदानों को यकीन है कि कुछ जानवरों की अपनी ख़ास ज़ुबानें होती हैं जिससे वो एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हैं और किस किस जानवर की आवाज़ आप समझ सकते हो? जवाब है हाँ, कुछ पालतू जानवर हमारी बोली समझ सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा,
तोता वगैरह। सॉरी बच्चों, सवाल ये है कि क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? तो हाँ, कुछ पालतू जानवरों की आवाज़ों को, कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ों को हम समझ सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हाथी, शेर वगैरह की आवाज़ के अलावा हम तोता, कोयल, कौवा वगैरह की आवाज़ों को समझ सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या कुछ जानवर आपकी ज़बान समझ सकते हैं और कौन-कौन से जानवर हैं? तो आंसर होगा हाँ, कुछ पालतू जानवर हमारी बोली समझ सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, तोता वगैरह। ये हमारी बोली और हमारे पुकार को कुछ तरीके से समझ पाते हैं। बुलंद आवाज़ से कहिए, आप भी पैगाम देने के लिए परिंदों और डॉल्फिन की तरह आवाज़ों से अपनी ख़ास ज़बान बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको अपने दोस्त से अल्फाज नहीं बल्कि आवाज़ों के ही ज़रिए बात करनी है। अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद कर देख लेंगे। अब अगला सवाल है कि सोना जागना। कुछ जानवर एक ख़ास मौसम में लंबी गहरी नींद के अंदर सो जाते हैं, इसलिए ये कई महीनों तक नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर सवाल है कि क्या आपने गौर किया है कि जाड़ों के मौसम में घर में कोई छिपकली नज़र नहीं आती? सोचिए ये कहाँ गायब हो जाती है? तो आंसर होगा कि छिपकलियाँ सर्दी से बचने के लिए किसी महफूज जगह पर चली जाती हैं जहाँ पर गर्माहट होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखो यहाँ पर दो पाई चार्ट हैं। तो यहाँ पर स्लोथ के सोने का वक्त लिखा है ना, किस तरीके से वो वक्त जब स्लोथ जागता है, इतने वक्त वो जागता है। और ये पूरा ही जो चार्ट है वो क्या है, 24 घंटे का है। अगर आप स्लोथ के सोने और जागने के औकात 24 घंटे की घड़ी के ज़रिए दिखाना चाहते हैं तो वो इस तस्वीर के मुताबिक हो सकता है। अब देखो, अब जाड़ों में एक घरेलू छिपकली के सोने और जागने का वक्त यानी कि औकात कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो देखो यहाँ पर अब कुछ जानवर हैं, आपको इनका बताना है कर। यहाँ कुछ जानवरों के सोने का वक्त दिखाया गया है। तस्वीर के नीचे लिखे हुए जानवर दिन में कितने घंटे सोते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक बॉक्स है, अभी समझाती हूँ कैसे करोगे इसको। तो देखो बच्चों, ये जो पूरी की पूरी लाइनें हैं ना, ये 12 है और ये पूरा ही कितने का चार्ट है, 24 घंटे का चार्ट है। तो इसका ये जो एक पार्ट है ना, उसकी काउंटिंग 2 में होगी, क्योंकि इसको डबल कर दो, 12 का डबल 24 होता है। तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। तो यहाँ पर 2 पार्ट इसके टाइमिंग है गाय की सोने की, यानी कि 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से यहाँ पर अजदे की सोने की टाइमिंग है 18 घंटे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये सब क्या है, 2 2 2 9 का डबल कितना होता है, 18। इसी तरीके से जिराफ 2 घंटे सोता है। तो ये पूरा एक बॉक्स 2 के बराबर है। बिल्ली यहाँ पर 6 है, तो 6 2 ज़ा यानी कि 6 का डबल होता है 12। तो बिल्ली 12 घंटे सोएगी। अब देखो अगला सवाल है कि जब आप मुख्तलिफ जानवरों को देखते हैं तब उनके बारे में मुख्तलिफ सवाल आपके जहन में आते हैं। ऐसे 10 सवालों की फहरिस्त बनानी है कि अलग अलग जानवरों को देखकर आपके जहन में क्या सवाल आते हैं। तो आपको 10 सवाल इन जानवरों को देखकर लिखने हैं कि आपको जानवरों को देखकर आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। तो जैसे कि क्या ये जानवर भी हमारी तरह गम और खुशी महसूस करते हैं? क्या इन जानवरों को भी हमारी तरह मिलने और बिछड़ने का एहसास होता है? क्या ये जानवर हमारी तरह आपस में बातें करते हैं? क्या ये जानवर हमारी बोली समझ पाते हैं? आगे है, इन जानवरों को किसी भी मुसीबत के आने से पहले कैसे पता चल जाता है? ये जानवर अगर ग्रहार्स पर नहीं होते तो हमें क्या महसूस होता? ये जानवर इंसान के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? ज़मीन से अगर सारे जानवर ख़त्म कर दिए जाएँ तो इसका क्या असर पड़ेगा? मुख्तलिफ़ तरह के जानवर मुख्तलिफ़ तरह के खाने क्यों खाते हैं? सभी जानवर एक सा खाना क्यों नहीं खाते हैं? तो आपको 10 सवाल लिखने थे। तो 10 के 10 सवाल मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके से इस जवाब में लिखोगे। आगे है बच्चों, चीता सबसे ज़्यादा चौकन्ना यानी कि एक्टिव जानवर है, लेकिन फिर भी
آج چیتے کی جو پرجاتی ہے وہ خطرے میں ہے کیونکہ انسانوں نے اس کا بہت زیادہ شکار کر لیا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ آپ کے خیال میں جنگل میں چیتوں کو کن چیزوں سے خطرہ ہے؟ تو آنسر ہوگا جنگل میں چیتوں کو سب سے زیادہ خطرہ شکاریوں سے ہے۔ صرف اتنا لکھ دیں گے آپ۔ آگے ہے کیا انسان بھی جانوروں کے لیے خطرہ ہے اور کیسے خطرہ ہے؟ تو آنسر میں لکھیں گے کہ ہاں انسان بھی جانوروں کے لیے خطرہ ہے۔ جانوروں کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کی کھالوں کا استعمال پیسہ کمانے کے لیے ہو رہا ہے، ہاتھی دانت کے زیورات بن رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی لکھیں گے اس آنسر کو۔ آگے ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت سے جانوروں کو مار کر ان کے اعضاء یعنی کہ ان کی باڈی کے پارٹس فروخت یعنی کہ بیچ دیے جاتے ہیں؟ ہاتھیوں کو ان کے دانتوں کے لیے مارا جاتا ہے، گینڈے کو ان کے سنگوں کے لیے، اور چیتے مگرمچھ وغیرہ کو ان کی کھالوں کے لیے مارا جاتا ہے۔ کستوری ہرن کو صرف اس لیے مارا جاتا ہے کہ اس کی محض مشک حاصل کی جا سکے یعنی کہ اس کی خوشبو کو حاصل کی جا سکے۔ اب دیکھیے آگے ہے اس طرح کے دوسرے قومی پارک ہندوستان میں کہاں کہاں پر ہیں یعنی کہ ہندوستان میں قومی پارک کہاں کہاں پر بنائے گئے ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے بچوں، یہ آگے تک آپ کا کلاس 10 تک بھی یوزفل ہو سکتا ہے یہ کوشچن۔ تو سب سے پہلے ہے نیشنل پارک۔ دیکھو ادھر کے سائڈ سارے ہی نیشنل پارک آئیں گے، ادھر ان کے راجیے آئیں گے یعنی کہ یہ نیشنل پارک کہاں پر ہے اس کے راجیے، اور ان پارکوں میں کون سے جانوروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہے کانہا نیشنل پارک، کون سے راجیے میں ہے؟ مدھیہ پردیش میں ہے، اور یہاں پر اس پارک کے اندر شیروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کاربیٹ نیشنل پارک اتر پردیش میں ہے، یہاں پر بھی شیروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کازی رنگا نیشنل پارک آسام میں ہے، یہاں پر گینڈوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ گر نیشنل پارک گجرات میں ہے، یہاں پر بھی شیروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سندر نیشنل پارک مغربی بنگال میں ہے، یہاں پر بھی شیر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ رنتھمبور نیشنل پارک راجستھان میں ہے، یہاں پر بھی بچوں شیر کی حفاظت کی جاتی ہے، شیروں کی، یعنی کہ ان پارکوں کی باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں اور ان پارکوں کے اندر شیروں کو بالکل حفاظت سے رکھا جاتا ہے، شکاری وغیرہ یہاں پر بالکل نہیں آ جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ شیر ان پارکوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف یہ جانور محفوظ ہو کر رہتے ہیں، جیسے کہ چڑیا گھر میں جانوروں کو پنجرے کے اندر رکھا جاتا ہے، مگر یہاں پر ان پارکوں کے اندر ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں جا کر ہم پارکوں میں سفاری بھی کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیپ میں بیٹھ کر شیر وغیرہ کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور جیپ چاروں طرف سے بند ہوتی ہے، تو یہ انہی نیشنل پارک کے اندر جانوروں کو شیر وغیرہ کو قریب سے دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اب دیکھو آگے اگلا سوال ہے کہ ان نیشنل پارک کے بارے میں آپ کو اور معلومات حاصل کر کے اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرنی ہے۔ تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو کہ سرکار کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جانوروں کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے اور اس کام میں سرکار کو پورا تعاون دینا چاہیے عوام کو، تبھی ان جانوروں کی حفاظت ہو سکے گی۔ رپورٹ کے اندر بچوں آپ اپنے لفظوں کے اندر اور زیادہ تھوڑا سا بڑا کر کے اس آنسر کو لکھ سکتے ہو، سبھی جانوروں کے بارے میں کہ کون سے پارک میں کون سا جانور ہے، اوپر والی جتنے بھی چیزیں میں نے باکس میں لکھی ہیں اسے آپ لفظوں کے اندر لکھ سکتے ہیں وداؤٹ باکس، تو آپ کی رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ آگے ہے ہم نے کیا سیکھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بہت سے گلوکار یعنی کہ سنگرز گانا گاتے وقت اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ تو آنسر لکھیں گے کہ کوئی بھی گلوکار گانا گاتے وقت اپنے کانوں پر ہاتھ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے آس پاس کی آواز کے شور غل سے بچ سکے۔ یہاں تک لکھ لینا ہے نا، اور اس کے آگے بھی لکھنا کہ دوسرے اپنی آواز کو اب وہ بہتر طریقے سے سن پاتے ہیں۔ یہاں تک لکھنا ہے اس آنسر کو پورا بچوں۔ آگے ہے اگلا سوال، کچھ ایسے جانوروں کی مثال دیجیے جن کے دیکھنے، سونگھنے اور سننے کی قوت بہت زیادہ تیز ہے۔
तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक कुत्ता अपनी जगह पर पाए जाने वाले पेशाब पखाने की बू समझ लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई दूसरा कुत्ता आया था। इसी तरह से एक चील तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से भी चीज़ को आसानी से देख लेती है। इसी तरीके से जानवर ज़लज़ला आने से कुछ पहले अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। अब देखो बच्चों, लास्ट है, यहाँ पर आपको कागज़ का एक कुत्ता बनाना है। तो ये एक्टिविटी आप खुद एक इस तरीके से कागज़ की पतली सी पट्टी से कर सकते हैं और यहाँ पर ये सभी स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से करोगे।